इलेक्ट्रिक सर्किट नेटवर्क का जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वहां से शुरू करने वाले हैं आज, और लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा ये। तो इसमें कुछ डिफिनेशन पढ़ना है, उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, कुछ एलिमेंट का डिफिनेशन है, उसी को बात करेंगे हम, ठीक है। तो जो पहले है, फर्स्ट में जो सेट ऑफ एलिमेंट है वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग देख लेते हैं लीनियर एलिमेंट्स क्या होता है। लीनियर एलिमेंट्स, लीनियर एलिमेंट्स लिखना है इसमें क्या, सिंपली डिफिनेशन जो है ना, वो मतलब हर लोग अलग तरीका से बताता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे में लिखने का तरीका होता है, लेकिन जो तुम्हें बेस्ट होगा ना, हम वही देंगे, ताकि तुम लोग याद करके रख सकते हो, प्लस में एग्जाम में जाकर लिख सकते हो। तो लिखना है हम लोग को, इसमें लिखेंगे द एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं द एलिमेंट विच, द एलिमेंट्स विच हैव linear linear relationship, which have linear relationships between currents and voltage. The elements which have linear relationship between current and voltage are called linear elements, ठीक है। The elements which have linear relationship between current and voltage are called linear elements, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, या कभी कभी तुम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि दोज एलिमेंट्स विच हैव लीनियर रिलेशनशिप, यहाँ दोज भी कर सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग दोज भी बना सकते हो, दोज एलिमेंट्स विच हैव लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज आर कॉल्ड लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। यही ठीक है जो अभी बताएं। चलो हम लोग अब क्या है, इसका डिफिनेशन तो देख लिए, लेकिन इसको समझने का कोशिश करते हैं कि बता क्या रहा है। यानी कि कुछ ऐसा एलिमेंट होगा, ठीक है, उससे करंट भी पास करेगा, उसके क्रॉस में वोल्टेज होगा, ठीक है। तो जो करंट पास किया वो, उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो, तो दोनों के बीच का जो रिलेशन होना चाहिए ना, वो लीनियर होना चाहिए, ठीक है। तभी बोलेंगे कि वो लीनियर एलिमेंट्स है। ये नहीं कि देखो, किसी भी एलिमेंट का अगर लीनियर प्रॉपर्टी देखना है तो उसी का वोल्टेज और उसी का करंट होना चाहिए, ठीक है। बात यहाँ पे ये समझना है, ये नहीं कि किसी और का वोल्टेज ले लिया और किसी और का करंट ले लिया, ऐसा नहीं करना है। तो सिंपल अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये एक एलिमेंट है, हमको नहीं पता कि एलिमेंट लीनियर है या नॉन लीनियर, लेकिन एक एलिमेंट इसमें मान लीजिए करंट है आई, इसके क्रॉस मान लो कि ये वोल्टेज है भी। हम बोल रहे हैं कि करंट और आई, करंट जो है आई और वोल्टेज जो है भी, ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तभी बोलेंगे कि वो लीनियर एलिमेंट है, अदरवाइज नॉन लीनियर एलिमेंट हो जाएगा वो, ठीक है। तो चलो इसमें क्या लिखना है, नेक्स्ट लिख सकते हैं फॉर लीनियर एलिमेंट्स, लीनियर एलिमेंट्स फॉर लीनियर एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स तो कैरेक्टरिस्टिक्स को कर्व ही बोलेंगे, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin,
पासिंग थ्रू ओरिजिन। जो भी ये वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ होगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ग्राफ यानी कर्व, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और ऑरिजिन से पास करते रहना चाहिए, ऑरिजिन से पास करना ही चाहिए। अगर ऑरिजिन से पास नहीं करेगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। यानी कि पासिंग थ्रू ऑरिजिन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर ग्राफ की बात करें, इस पर मान लो वोल्टेज है, वोल्टेज ले लिया, यहाँ पे करंट है। ठीक? अब जो ग्राफ होगा ना, सिंपल यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा, तो इसको बोलेंगे लीनियर। ये है ऑरिजिन, यहाँ से देखो ये ऑरिजिन से पास करना चाहिए, ठीक है ना, पासिंग थ्रू ऑरिजिन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया लीनियर एलिमेंट का कर्व, इस तरह से होता है। देखो ये ओम्स लॉ जैसा लग रहा है ना, ओम्स लॉ में भी देखोगे तो ओम्स लॉ में अगर करंट और वोल्टेज के बीच में देखोगे रिलेशनशिप, तो भी स्ट्रेट लाइन होता है। अब इसी तरह से अगर ये ओम्स लॉ जैसा दिख रहा है, कर्व भी वैसा ही है, इसका मतलब कि लीनियर एलिमेंट को हम लोग ओमिक एलिमेंट बोलते हैं। ओमिक एलिमेंट, ओमिक एलिमेंट बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि लीनियर एलिमेंट्स ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ओम्स लॉ को क्या किया, फॉलो किया, इसीलिए इसको हम लोग लीनियर एलिमेंट मतलब कि ओमिक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्पल जरूरी है, याद रखना है। एग्जाम्पल में बात करें तो रजिस्टर, रजिस्टर जो होता है एक लीनियर एलिमेंट है। दूसरा हम बोल सकते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर भी एक क्या है, लीनियर एलिमेंट है। सॉरी कैपेसिटर, कैपेसिटर भी क्या है, लीनियर एलिमेंट है। फिर हो गया इंडक्टर, इंडक्टर जो है जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी क्या है, लीनियर एलिमेंट। इसको अगर देखोगे इस तरह से हम लोग सिंबल लिखते हैं, करते हैं। कैपेसिटर में हम लोग इस तरह का सिंबल बनाते हैं और इंडक्टर में हम लोग वो इस तरह से कॉइलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सब तीनों एलिमेंट क्या है, लीनियर एलिमेंट। एक और याद रखना है, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर भी, ठीक है ना, एक लीनियर एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, लीनियर एलिमेंट, ठीक है ना। क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है, जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो सेचुरेशन रीजन से पहले ही तक इसको ऑपरेट करते हैं, इस तरह से डिजाइन करते हैं, इस तरह से इसकी डिजाइनिंग होती है। इस सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट नहीं करें, ये बिफोर सेचुरेशन रीजन तक ऑपरेट करें। तो इसीलिए इसको हम ट्रांसफार्मर को ही हम लोग लीनियर रीजन में रखते हैं, ठीक है। चलो अभी क्या होता है सेचुरेशन रीजन, इस मशीन की बात है तो वहां पे क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट जो है वो है नॉन लीनियर एलिमेंट्स, नॉन लीनियर एलिमेंट्स, नॉन लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे नॉन लीनियर एलिमेंट्स की। तो इसमें क्या लिखना है, तो लिखेंगे सिंपली दोज एलिमेंट्स which does not have which does not have linear relation linear relationship between between current and voltage are called non-linear elements, non-linear elements, ठीक है। तो बस यहाँ पे ऐसा है कि मतलब यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। ये लिखा हो कि दोज एलिमेंट्स विच डज नॉट हैव लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज आर कॉल्ड नॉन लीनियर एलिमेंट्स।
वोल्टेज और करंट के बीच में अगर करंट मतलब कि रिलेशनशिप देखोगे तो इसमें कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ठीक है, यानी लीनियर रिलेशनशिप नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए इसी को बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग नॉन लीनियर एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। चलो इसमें और लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा यहाँ पे कभी भी लीनियर नहीं होगा, यानी कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट इन लीनियर नेचर, इन लीनियर नेचर, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए इसको देख लेते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा इसमें, अगर बात करोगे इसमें ग्राफ की बात, अगर मान लेते हैं हम वोल्टेज ले लिए हैं, करंट ले लिए, तो यहाँ पे इस तरह से होगा, ये नल नल लीनियर का है। तो ये जो कर्व है इसको हम लोग नन लीनियर बोलेंगे, नन लीनियर बोलेंगे, ठीक है। कभी अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हें देखने में लगे कि मतलब भाई लीनियर हो ही सकता है, देखो जैसे मान लिया जाए इस तरह से अगर बनाया कर, तो यहाँ पे तो लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन है पास कर रहा है ऑरिजिन से, लीनियर रीजन मतलब लीनियर रीजन हो गया, इसको नन लीनियर रीजन बोल। तो ओवरऑल जो कर्व हो गया ना ये नन लीनियर ही होगा, नन लीनियर। चलिए ठीक है, तो ये चीज है। मान लिया जाए मैंने स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि पूरा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखो इस सेकंड ग्राफ में यहाँ पे पोर्शन जो है नन लीनियर वाला है, ठीक है। तो नन लीनियर होगा तो ऑब्वियस है कि वो अपना नन लीनियरिटी उसमें आ जाएगा, तो ओवरऑल चेंज कर देगा, नन लीनियर की तरफ लेके चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। चलो नेक्स्ट में एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। जैसे कि पहले लिख दे रहे हैं पॉइंट, उसको याद रखना, मोस्ट ऑफ द सेमी कंडक्टर, most of the semiconductor devices have non-linear characteristics, ठीक है। ज्यादातर जितना भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो सब नॉन लीनियर नेचर होता है, उन लोग का जितना भी होगा नॉन लीनियर नेचर आएगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट में डायोड, डायोड हो गया। डायोड के बाद हम बोल सकते हैं ट्रांजिस्टर, सब एग्जांपल है नॉन लीनियर का। ट्रांजिस्टर के बाद बोल सकते हैं हम लोग एस सी आर, नॉन लीनियर होता है, इसको लिख सकते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, कंट्रोल रेक्टिफायर। इसके बाद हम और लिख सकते हैं कि ट्रायक एक नाम होता है, सेमी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ट्रायक भी नॉन लीनियर में आएगा। देखो ये सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होता है, लेकिन यहाँ डायोड, अगर डायोड बोल रहे हैं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर डायोड आ जाएगा, यहाँ ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं तो वहाँ पे पावर ट्रांजिस्टर आ जाएगा। एसीआर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ट्रायक भी तुम्हारा पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक चीज और ध्यान रख सकते हो कि जितना भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स है, प्रैक्टिकली लिख सकते हैं, प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, वोल्टेज एंड करंट सोर्स, सोर्स सब किस में आएगा, नॉन लीनियर में आएगा। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स भी नॉन लीनियर कैटेगरी में आता है, ठीक है। सब किस में आएगा, नॉन लीनियर में, नॉन लीनियर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस सेट खत्म हो गया, यानी कि लीनियर और नॉन लीनियर में यही कहानी है। अगर डिफरेंस भी आएगा तो तुम लोग आराम से लिख सकते हो, ठीक है। हाँ एक चीज और बोल सकते हैं यहाँ पे कि नॉन लीनियर एलिमेंट जो है इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ के फॉलो नहीं करेगा वो, तो ओम्स लॉ के फॉलो कर रहा था, इसको बोल सकते हैं नॉन ओमिक एलिमेंट्स,
नॉन ओमिक एलिमेंट्स। नॉन ओमिक क्यों बोले? क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करता है, इसीलिए नॉन ओमिक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, हम तो हर चीज बता दिए तुमको, डिफरेंस भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, अपना टेबल बना लो, एक तरफ लीनियर, एक तरफ नॉन लीनियर, और आराम से उस टेबल में 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं। एक तो डिफिनेशन, दूसरा अपना ओमिक नॉन ओमिक, फिर ओम्स लॉ को फॉलो करता है, दूसरा नहीं फॉलो करेगा, है ना। फिर एग्जांपल लिख दो, हो गया। फिर कैरेक्टरिस्टिक बना दो, ये भी हो गया। 4-5 आराम से लिख सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट। चलो, तो इसमें भी दो सेट है, एक्टिव और पैसिव। तो पहले बात करेंगे एक्टिव का, एक्टिव एलिमेंट्स। तो इसमें डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग, द एलिमेंट्स विच कैन सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता हो। एनर्जी सप्लाई करने के बाद क्या करेगा, फोर, इसमें आप पूरा कल पहले कंप्लीट कर लो। द एलिमेंट्स विच कैन सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर एन इनफाइनाइट इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम, और कैपेबल फॉर इंटरनल एम्प्लीफिकेशन, इंटरनल एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, आर कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर बताए हैं कि ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता हो फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, अनंत समय के लिए, और कैपेबल फॉर इंटरनल एप्लीकेशन। ये जरूरी, ये भी जरूरी है डिफिनेशन में, ठीक है, कि अगर ऐसा एलिमेंट जिसको इंटरनल एम्प्लीफिकेशन करने का कैपेसिटी है, कैपेबल है, तो उसको भी हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। जैसे मतलब ट्रांजिस्टर क्या होता है ना, वीक सिग्नल है तो स्ट्रॉन्ग बना देगा, लो है तो हाई बना देगा, तो वो उसका एक इंटरनल इतना मतलब कि उसमें प्रॉपर्टी होता है कि वीक को स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी कि इंटरनली एम्पलीफाई कर दे रहा है, स्ट्रॉन्ग बना दे रहा है। इन द सेंस कि वो मतलब उसका इंटरनल ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि लो को हाई बना देता है सिग्नल को, अगर इनपुट में लो सिग्नल दिए तो आउटपुट में हाई बना देगा। इस तरह का एलिमेंट को भी हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एम्प्लीफिकेशन करने का भी होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने का प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो ये सब किस में आएगा, सब एक्टिव एलिमेंट में आएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तो पहले तो जितना भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ये सब किस में आएगा, एक्टिव एलिमेंट में। ठीक है, देखो एलिमेंट बोले क्या कंपोनेंट बोले एक ही चीज होता है, ठीक है ना, एलिमेंट बोले या कंपोनेंट, यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ, इसकी जगह हम लोग कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो लिख सकते हैं हम लोग एक्टिव में, बीजेटी। बीजेटी उसको बोलते हैं बाइपोलर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जंक्शन ट्रांजिस्टर। फिर हम लोग लिख सकते हैं एट, ये भी ट्रांजिस्टर कैटेगरी में आता है। इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम बन जाएगा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर।
ठीक है, ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट में हम लोग लिख सकते हैं ओपैम्प, ये हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एग्जाम्पल और लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि एससीआर भी लिख सकते हैं, एससीआर इसी में आएगा, ठीक है ना। एससीआर भी हम लोग को एक्टिव एलिमेंट में ही रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पूरा नाम लिख सकते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, ठीक है। तो इस तरह से पूरा जो एक्टिव एलिमेंट की बात कर रहे थे वो खत्म हो गया, ठीक है ना। याद रखना है एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल। नेक्स्ट आप बात करते हैं हम लोग पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सिंपल वैसे ही, द एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स which which absorb which absorb इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो सप्लाई करता था, ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। द एलिमेंट्स विच एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन दे में, जैसे एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद वो क्या कर सकता है, देन दे में स्टोर, या तो वो स्टोर कर लेगा एलिमेंट एनर्जी को और डिसिपेट कर लेगा, डिसिपेट और डिसिपेट, ठीक है ना। द एलिमेंट्स विच एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी then they then they may store or dissipate that energy are called passive element। सिंपल याद रखना है कि या तो ऐसा एलिमेंट जो एनर्जी, पैसिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। या तो एनर्जी स्टोर कर, मतलब क्या होता है कि पैसिव एलिमेंट ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो पहले क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद या तो एनर्जी स्टोर कर सकता है या तो डिसिपेट कर सकता है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, समझे। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, स्टोर करेगा या तो डिसिपेट करेगा। अब देखना है कि कौन सा एलिमेंट स्टोर करता है, कौन सा एलिमेंट डिसिपेट कर देता है, ठीक है। चलो तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं। चलो यहाँ पे तीन एलिमेंट लेते हैं, एक रजिस्टर, ठीक है, ये रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर, कैपेसिटर हो गया और इंडक्टर, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर एल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये दोनों एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं मेमोरी एलिमेंट, क्योंकि ये स्टोर करता है एनर्जी को। मेमोरी एलिमेंट, मेमोरी एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये एनर्जी, ये दोनों एलिमेंट स्टोर करता है एनर्जी को। स्टोर कैसे करता है अभी देखना है। इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी लेस एलिमेंट, मेमोरी लेस एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टोर नहीं होता, एनर्जी क्या करेगा, डिसिपेट करेगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट। कैपेसिटर जो होता है
स्टोर करता है एनर्जी को, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो होता है ये भी स्टोर करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तीनों जो है ऐसा एलिमेंट था जो कि पैसिव नेचर का है, लेकिन तीनों का अलग अलग कहानी है। रजिस्टर जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है, यानी डिसिपेट कर देता है, और कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, और इंडक्टर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। ये दोनों एलिमेंट, कैपेसिटर इंडक्टर को मेमोरी एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि एनर्जी को स्टोर करता है, और रजिस्टर को मेमोरी लेस बोलते हैं क्योंकि वो एनर्जी स्टोर नहीं करता, वो डिसिपेट करता है। ठीक है, ये चीज हो गया। चलो कुछ और एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे डायोड। डायोड जो है, ठीक है ना, डायोड भी एक पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, डायोड कैसा एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ट्रांसफार्मर का बात करें, ट्रांसफार्मर ये भी क्या है, हम लोग पैसिव एलिमेंट ही इसको स्टडी करेंगे पैसिव एलिमेंट के रूप में। ये भी पैसिव एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट बोले या कंपोनेंट बोले, नेट, ये चीज हो गया। नेक्स्ट जो सेट ऑफ एलिमेंट है वो है यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। यूनिलैटरल एंड बायलैटरल, बायलैटरल एलिमेंट्स। चलो तो इसमें पहले देख लेते हैं हम लोग, ये शायद जो है ना थर्ड थर्ड कैटेगरी में आएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिलैटरल को, यूनिलैटरल की बात कर लेते हैं। यूनिलैटरल यूनिलैटरल एलिमेंट्स। चलो इसको पहले डिफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, चल लिखेंगे द एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स, सिंपल लिख सकते हैं हम लोग, ज़्यादा टफ बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। द एलिमेंट्स whose 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 property, property, elements whose property changes, changes by reversing, reversing by reversing the direction of, by reversing the direction, by reversing the direction of current, current is called unilateral element, unilateral element। ठीक है, ये हो गया यूनिलैटरल एलिमेंट्स। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि ऐसा एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी जो होगा, अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, चेंज कर जाएगा। करंट का डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगा वैसी प्रॉपर्टी भी चेंज कर जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिलैटरल एलिमेंट्स। ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा बाय रिवर्सिंग द या बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है ना,
अब ये कैसे होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं यूनिलैटरल की कहानी। थोड़ा सा पहले एग्जांपल देख लो, उसके बाद बात करेंगे। एग्जांपल में अगर बात करें, डायोड। डायोड एक यूनिलैटरल हो गया। बीजेटी, मॉसफेट। मॉसफेट इसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये सब क्या है? यूनिलैटरल डिवाइस है। कैसा है? यूनिलैटरल डिवाइस। ठीक है, मतलब कि इसमें अगर डायोड का बात करें, ये डायोड होता है। ठीक, तो डायोड अगर बात करें, इधर एनोड बोलते हैं, इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। तो करंट जो होगा डायोड में, अगर ये करंट का डायरेक्शन है, तो करंट हमेशा एनोड से कैथोड फ्लो करेगा। ठीक है ना? लेकिन कैथोड से एनोड करंट जो होगा फ्लो नहीं करेगा, नहीं, करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में अगर आइडियल केस, आइडियल डायोड ले लें, आइडियल डायोड का बात करें, तो एनोड से कैथोड के केस में शॉर्ट सर्किट के जैसा काम करता है, और कैथोड से एनोड के केस में ओपन सर्किट हो जाता है। अभी क्या है, कैसे है, बाद में बात करेंगे। इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। इस केस में हम लोग रिवर्स बायस बोलते हैं डायोड का। रिवर्स बायस में जो, अगर बात करें इस केस में, इम्पीडेंस कितना हो जाएगा? अगर इम्पीडेंस की बात करें, डायोड का इम्पीडेंस कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन इस केस में अगर इम्पीडेंस की बात करें, हो जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि करंट का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है, तो जो डायोड है यानी एलिमेंट है, वो अपना जो इम्पीडेंस है उसका चेंज कर जा रहा है, इसको प्रॉपर्टी चेंज हो गया है कि नहीं? इसीलिए बोलते हैं इसको हम लोग यूनिलैटरल, मैंने एक ही डायरेक्शन वाले हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करेगा। चलिए अब आते हैं बायलैटरल। बायलैटरल एलिमेंट। बायलैटरल में क्या है? तो पहले इसको डिफरेंस मतलब डिफिनेशन देखेंगे। द एलिमेंट whose property property does not change, does not change by reversing the direction of current is called bilateral element। ठीक है, इसमें क्या होगा कि प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा। करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर जाए, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज नहीं करने वाला है। ठीक है, जैसे में देखो एक चीज और बता देते हैं। बाईलेटरल एलिमेंट को हम बाई डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं, यूनिलेटरल को यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाईलेटरल एलिमेंट मतलब बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, यूनिलेटरल एलिमेंट मतलब यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। ठीक है ना? ऐसे ही बोल सकते हो कि यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट में करंट एक तरफ से फ्लो करता है, लेकिन बाई डायरेक्शनल एलिमेंट में करंट दोनों तरफ से फ्लो कर सकता है। ठीक है ना? चलो, तो इसमें हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की बात। जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर, इंडक्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। सब कैपेसिटर, ये सब क्या है? ये सब जो एलिमेंट है ना, सब बाई लेटरल एलिमेंट है। ठीक है, बाई लेटरल एलिमेंट भी है। मान लिया जाए करंट यहाँ, अभी मान लीजिए इधर से करंट फ्लो कर रहा है,
ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अगर मान लीजिए करंट उल्टा फ्लो कर जाए, अगर इधर से करंट फ्लो करेगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इसमें जो अगर ये आर है तो यहाँ भी आर होगा। इम्पीडेंस अगर जेड इजिकल टू आर यहाँ भी है तो जेड इजिकल टू आर, मतलब कि जेड इजिकल टू आर यहाँ भी है, तो दोनों केस में इम्पीडेंस सेम होता है इसमें। ठीक है, इस तरह से इंडक्टर में भी होता है, इसी तरह से कैपेसिटर में भी होता है, इसीलिए इन लोग को बायलैटरल एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है सेट ऑफ एलिमेंट्स उसको बोलेंगे लम्प्ड, शायद ये है फोर्थ। लम्प्ड लम्प्ड हो गया, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। ठीक है, चलो पहले देखेंगे लम्प्ड। लम्प्ड पैरामीटर, देखो पैरामीटर बोले कंपोनेंट बोले एलिमेंट सब एक ही है यार, कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, चलो पहले डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, लम्प्ड पैरामीटर का लिख सकते हैं व्हेन इंटायर property when entire property of an element when entire property of an element is assumed 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 to concentrated at a single point single point single point, then it is called as lumped parameter, lumped पैरामीटर। ठीक है, तो जब इंटायर किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का अगर उसका इंटायर प्रॉपर्टी किसी भी एक फिक्स पॉइंट पे, मतलब कि कंसंट्रेटेड एज्यूम कर लेना ही क्या कहलाता है, लम्प्ड पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, तो जैसे में अगर बात करें एग्जाम्पल का बात करें तो देखो कोई एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी हम लोग किसी एक फिक्स पॉइंट पे एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लम्प्ड पैरामीटर। जैसे में अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो रजिस्टर हो गया, ठीक, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब लम्प्ड पैरामीटर। ठीक, जैसे अगर बात करें एक वायर है, ए बी लेंथ का वायर है, अब इसका रजिस्टर तो रजिस्टर, इसका रजिस्टर की बात करें, इसका रजिस्टर कैसे है, पूरा थ्रू आउट फैला हुआ है ना। लेकिन हम लोग शो कैसे करते हैं, सिंपल ऐसे, हम इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू एक पॉइंट पे इतना हम लोग रिज्यूम कर लिए, कंसंट्रेट कर दिए। देखिए एक्चुअल ऐसा तो नहीं है, पूरा रेजिस्टेंस कैसे है, ऐसे फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है, लेकिन एज्यूम कर लिए हम लोग कि एक पॉइंट पे है। इसीलिए हम लोग किसी वायर का रजिस्टर जब शो करते हैं तो सिंपल ऐसे शो कर देते हैं, एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देते हैं, इसी को बोलते हैं लम्प्ड पैरामीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड का। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर,
इसमें सिंपल लिखेंगे व्हेन प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट and property of an element is spread through throughout लिख सकते हैं इसको throughout its length then it is called as distributed parameter। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग मान के चलते हैं कि पूरा प्रॉपर्टी जो उस एलिमेंट का पूरा थ्रू आउट द लेंथ फैला हुआ है ना, ये मान के चलना हमको। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में अगर बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन लाइन तो बहुत मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, बहुत दूर बहुत ज्यादा लंबे होते हैं ना। इस केस में हम लोग क्या होगा, एलिमेंट का प्रॉपर्टी को हम लोग थ्रू आउट स्प्रेड करके ही मान के चलते हैं, उसको प्रॉपर्टी की थ्रू आउट स्प्रेड मानते हैं वहां पे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कवर कर लिए जितना भी एलिमेंट है। आगे जो पढ़ना है डिपेंडेंट सोर्स, वो एनर्जी सोर्स में आएगा, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू कर लेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। चलो ओके बाय।